वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में HSSC के पिछली परीक्षाओं से लिए गए प्रश्न और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले गए हैं। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के किस ज़िले में हुआ था? ऑप्शन है जींद, करनाल, नूंह या अम्बाला। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा नृत्य दूल्हे के दुल्हन को लाने से पहले, बारात के चले जाने के बाद दूल्हे के घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है लूर नृत्य, खोड़िया नृत्य, धमाल नृत्य या घोड़ी नृत्य। और अपना सही आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन बी, खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा में किसी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है खेड़ा नृत्य, छड़ी नृत्य, धमाल नृत्य या घोड़ी बाजार नृत्य। और सही आंसर है ऑप्शन ए, खेड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 23 अप्रैल 1966 को जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 20 मई 1966 या 30 जून 1966, 31 मई 1966 या 2 अक्टूबर 1966। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, 31 मई 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किस समिति की सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, शुंगलू समिति, अशोक मेहता समिति या हुकम सिंह समिति। और सही आंसर है ऑप्शन डी, हुकम सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। अपना आंसर नोट करिए। और सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट किस शहर में स्थित था? ऑप्शन है शिमला, लाहौर, रावलपिंडी या अमृतसर। और सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा किस दिन अपनाया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 मई 1947 या 15 अगस्त 1947। और सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। और आगे विवरण इस प्रकार है। पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे और दाईं ओर उनका चित्र है। पिंगली वेंकैया द्वारा निर्मित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तिरंगा रंग केसरिया रंग, तिरंगे में केसरिया रंग लाल और त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। तिरंगे के बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी में नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। ये चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और चक्र जो है गतिशीलता अर्थात आगे बढ़ने का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने कितने सत्रीय पंचायत की सिफारिश की थी? ऑप्शन है त्रिसत्रीय, एक सत्रीय, द्विसत्रीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, द्विसत्रीय। और इसका वर्णन देखिए। अशोक मेहता समिति ने त्रिसत्रीय पंचायत व्यवस्था को द्विसत्रीय पंचायत व्यवस्था में बदलने की सिफारिश की थी। उनके द्वारा सुझाए गए स्तर निम्नलिखित है। पहला था जिला स्तर पर जिला परिषद और दूसरा था उससे नीचे मंडल पंचायत। क्वेश्चन नंबर 10 है,
बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ऑप्शन है द्विसत्रीय, एक सत्रीय, त्रिसत्रीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए और सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिसत्रीय। और बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए तीनों स्तर निम्नलिखित थे। पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और दूसरा था ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, और तीसरा था जिला स्तर पर जिला परिषद। और वर्तमान में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सुझाए गए तीनों स्तर ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने महिलाओं की सहायता के लिए मेरी सहेली पहल योजना आरंभ की है? ऑप्शन है दुर्गा शक्ति, भारतीय रेलवे, राष्ट्रीय महिला आयोग या केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए और सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे। और इसका वर्णन देखिए, भारतीय रेलवे ने किसी भी स्टेशन से टर्मिनल स्टेशन जहां यात्रा समाप्त होती है तक यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरी सहेली पहल योजना आरंभ की है। इसके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में महिला कर्मियों की भर्ती की गई है। एक टोल फ्री नंबर 182 भी जारी किया गया है और शुरुआत में इस योजना को दक्षिण रेलवे में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर हरियाणा में किस स्थान पर व्यवस्थित है? ऑप्शन है मनेसर, खांडसा, पलवल या गुरुग्राम। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए और सही आंसर है ऑप्शन बी, खांडसा। और इसका वर्णन देखिए, भारत में एकलव्य का एकमात्र मंदिर जिला गुरुग्राम में खांडसा नामक स्थान पर स्थित है। अब गुरुग्राम को और खांडसा को याद करने की ट्रिक देखिए। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास आए थे और गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही रखा गया है, इसलिए खांडसा जिला गुरुग्राम में ही है। परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया था और उन्होंने अर्थात एकलव्य ने अपनी मेहनत और लगन से धनुर्विद्या सीखी और उन्हें मेहनत का फल खांडसा अर्थात चीनी जैसा, खांड माने चीनी, चीनी जैसा मीठा फल मिला और वे अर्जुन के बराबर धनुर्विद्या में पारंगत हो गए। बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे उनके दाएं हाथ का अंगूठा गुरुदक्षिणा के रूप में मांग लिया था, जिसे एकलव्य ने सहर्ष अर्थात खुशी खुशी भेंट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शेरशाह सूरी, हेमचंद्र हेमू और या राणा उदय सिंह। और अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए और सही आंसर है ऑप्शन सी, हेमचंद्र अर्थात हेमू। क्वेश्चन नंबर 14 है, नसीबपुर जो नारनौल में स्थित है किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मराठों पर विजय, 1857 की क्रांति या तैमूर लंग का आक्रमण या औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह। अपना सही आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1857 की क्रांति। 16 नवंबर 1857 को नारनौल में स्थित नसीबपुर के जंगे मैदान में क्रांतिकारियों और अंग्रेज़ों के बीच घमासान युद्ध हुआ। क्रांतिकारियों का नेतृत्व राव तुलाराम रेवाड़ी, उनके चचेरे भाई राव कृष्णदेव रेवाड़ी जो मेरठ के नायब कोतवाल भी थे उस समय, और मोहम्मद आजम हिसार के नवाब तथा अब्दुल समद खान झज्जर के नवाब ने किया। अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर्नल जेरार्ड कर रहे थे और अंग्रेज़ों के पास तोपखाना भी था, जिसके कारण अंग्रेज़ों को जीतने में मदद मिली और क्रांतिकारी बड़ी बहादुरी से लड़े, परंतु तोपखाने की कमी के कारण वह युद्ध जीत न सके। लगभग 5000 क्रांतिकारियों ने वीरगति प्राप्त की। राव कृष्णदेव भी इस युद्ध में शहीद हो गए थे और कर्नल जेरार्ड की भी मृत्यु हो गई थी। राव तुलाराम सहायता की तलाश में उस समय अफगानिस्तान चले गए और जहां जाकर 23 सितंबर 1863 को काबुल अफगानिस्तान की राजधानी में राव तुलाराम का निधन हो गया
उनकी याद में हरियाणा में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को वार हीरो डे या शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दाईं ओर नसीबपुर के जंगे मैदान के युद्ध के दृश्य आप देख रहे हैं और बाईं ओर रेवाड़ी के अहीरवार राजा रावतोला राम की मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अम्बाला छावनी या अम्बाला कंटोनमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1843 या 1833, 1863 या 1853। अपना सही आंसर जल्दी से नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन ए 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन है पिनाका, नाग, निर्भय या हेलिना। अपने आंसर नोट कर लीजिए और सही आंसर है ऑप्शन सी निर्भय। और इसका विवरण देखिए, पिनाका मिसाइल मल्टीपर्पज़ रॉकेट लॉन्चर है और मार्क 1 की रेंज है 40 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। मार्क 1 एनहांस्ड वर्जन की रेंज है 60 यानी 60 किलोमीटर। 40 मिनट में ये 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। दूसरी है नाग एंटी टैंक मिसाइल। इसकी रेंज है 500 मीटर से 5 किलोमीटर और वजन है 42 किलोग्राम 42 और क्षमता है 8 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है और इसकी गति है 230 मीटर पर सेकेंड और विकास करता है DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी अनुवाद है रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद। और तीसरी मिसाइल है निर्भय। यही है सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि आंसर है। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो DRDO के अधीन कार्य करता है के द्वारा विकसित किया गया है। इसका भार 1500 किलोग्राम है। ये पारंपरिक तथा नाभिकीय दोनों प्रकार के हथियारों को ले जा सकती है। ये 50 मीटर से 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकती है। इसमें 2 प्रकार के इंजन होते हैं। पहले चरण में सॉलिड रॉकेट बूस्टर इंजन तथा दूसरे चरण में टर्बोजेट इंजन कार्य करता है। इसे ज़मीन से मोबाइल लॉन्चर के द्वारा कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। और चौथी मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल हेलिना। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया और ये फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ के मोड पर कार्य करती है। इसे स्थल से अर्थात भूमि से या हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। दिन या रात किसी भी स्थिति में चाहे भूमि से चाहे वायु से दागे जाने पर यह सटीक निशाना लगाती है। इसका निशाना अचूक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 14वें राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद का कार्यकाल कब समाप्त होगा? ऑप्शन है 25 अगस्त 2022, 25 जून 2022, 25 मई 2022 या 25 जुलाई 2022। अपना सही उत्तर जल्दी नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन डी 25 जुलाई 2022। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सिख धर्म के 9वें गुरु हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव हरियाणा के किस शहर में 24 अप्रैल 2022 को व्यापक स्तर पर मनाया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के गणमान्य अतिथि शामिल हुए? ऑप्शन है चंडीगढ़, अम्बाला, पानीपत या करनाल। अपना सही आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए और सही आंसर है ऑप्शन सी पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव पानीपत में 24 अप्रैल 2022 को मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि गुरु जी के नाम पर हरियाणा में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। यह किस जिले में खोला जाएगा? चंडीगढ़, रोहतक, पानीपत या यमुनानगर। अपना आंसर नोट कर लीजिए जल्दी से और सही आंसर है ऑप्शन डी यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले की हैं? ऑप्शन है अम्बाला, पलवल, यमुनानगर या पंचकूला। और सही आंसर है ऑप्शन डी पंचकूला। और अब इनका देखिए सबका वर्णन। अम्बाला में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, नारायणगढ़, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी और मुलाना। पलवल में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, हथीन, होडल और पलवल।
यमुनानगर में भी 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, सढौरा, जगाधरी और यमुनानगर। जबकि पंचकुला में केवल 2 विधानसभा सीटें हैं, अर्थात 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक कालका और दूसरा पंचकुला। इसलिए हरियाणा में एकमात्र जिला पंचकुला है जिसमें सबसे कम विधानसभा क्षेत्र हैं, सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस जिले की हैं? ऑप्शन है करनाल, रोहतक, सिरसा या हिसार। जल्दी से अपना आंसर नोट करिए और सही आंसर है ऑप्शन डी, हिसार। और सबका वर्णन देखिए। करनाल जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, घरौंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, असंध। और रोहतक में 4 विधानसभा सीटें हैं, महम, रोहतक, गढ़ी सांपला और कलानौर। सिरसा में भी 5 विधानसभा सीटें हैं, डबवाली, रानिया, कालावाली, सिरसा और ऐलनाबाद। जबकि हिसार एकमात्र जिला है जिसमें 9 विधानसभा सीटें हैं, जो कि हरियाणा में सर्वाधिक हैं। आदमपुर, नारनौंद, बरवाला, नलवा, उकलाना, हांसी, हिसार, बाडला और दादरी। यहाँ आपको बता दें कि विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो नलवा के ही विधायक हैं। 22वां क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में 9 मार्च 2022 को राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुए थे। इसके अनुसार 9 मई 2022 को नए राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन है ली जे म्यूंग या यून सुक इयोल या मून जे इन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अपना सही आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर आ गया आपके सामने ऑप्शन बी, यून सुक इयोल। और ये इनका वर्णन है। दक्षिण कोरिया के संविधान के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता, इसलिए मून जे इन जो पिछली बार राष्ट्रपति थे दोबारा अपने पद के लिए अयोग्य हो गए। इसलिए यून सुक इयोल पीपल्स पावर पार्टी तथा ली जे म्यूंग डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के मध्य हुए चुनाव में यून सुक इयोल चुनाव जीत गए और 9 मई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की। ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। इसका हिंदी अनुवाद है दक्षिण कोरियाई वॉन। और दक्षिण कोरिया की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1948 को। दक्षिण कोरिया की स्थापना रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रूप में की गई। इससे पहले उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक ही देश थे और कोरिया के नाम से जाने जाते थे। उधर जबकि उत्तर कोरिया की स्थापना 9 सितंबर 1948 को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रूप में की गई और किम इल सुंग इसके प्रथम मुखिया बने थे। वर्तमान में उत्तर कोरिया के प्रमुख हैं किम जोंग उन, जो अपने पद पर 2011 से अब तक बने हुए हैं। और ये राष्ट्राध्यक्ष का नाम है किम जोंग उन 2011 से अब तक। और राजधानी है उत्तर कोरिया की प्योंगयांग और यहाँ की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। अब दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति का परिचय प्राप्त करें। ऊपर भूतपूर्व राष्ट्रपति मून जे इन का चित्र है और इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1953 को। और ये दक्षिण कोरिया के 12वें राष्ट्रपति थे और कार्यकाल था इनका 2017 से 2022। और वर्तमान राष्ट्रपति का चित्र नीचे है। ये हैं यून सुक इयोल और इनका जन्म हुआ 18 दिसंबर 1960 और दक्षिण कोरिया के वर्तमान और 13वें राष्ट्रपति हैं। और 2019 से 2021 तक ये दक्षिण कोरिया के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे। और राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल है 10 मई 2022 से 2027 तक। तो दक्षिण कोरिया में भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 3 फरवरी 2022 को बताया कि पेट्रोल में इथेनॉल, जिसका वैज्ञानिक नाम है इथाइल अल्कोहल की ब्लेंडिंग अर्थात मिश्रण जनवरी 2022 में 5% से बढ़ाकर 9% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। सरकार ने 2025 तक पेट्रोलियम में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 15%, 18%, 20% या 25%। अपना सही आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए।
और सही आंसर है ऑप्शन सी 20%। अब आगे इसका वर्णन देखिए। पेट्रोलियम में एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लाभ। इथेनॉल जो जिसका वैज्ञानिक नाम इथाइल अल्कोहल है, एलपीजी या सीएनजी की तरह हाइड्रोकार्बन है और इसके दहन से ना तो इंजन की कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। इसकी ब्लेंडिंग से दो लाभ होंगे। पहला, चीनी बनाने के बाद बचे हुए शीरे जिसको मोलासिस कहते हैं, उस पर किण्वन क्रिया यानी फर्मेंटेशन द्वारा इथेनॉल का निर्माण किया जाता है। इसे पेट्रोलियम में मिलाने पर पेट्रोलियम पर होने वाले आयात खर्च में कमी की जा सकेगी। और दूसरा लाभ ये है, इथेनॉल के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। और यहाँ आपको बता दें, जैसे चीनी मिलों में गन्ने का प्रयोग होता है, तो गन्ने का उपयोग उत्पादन तो कृषि किसान ही करेंगे। और इसके अलावा जो अखाद्य अनाज होते हैं, यानी वे अनाज जो खाने लायक नहीं रहे, किसी कारणवश खराब हो गए, उनका प्रयोग भी इस किण्वन क्रिया द्वारा इथेनॉल को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा गले सड़े फलों का उपयोग भी इसी काम के लिए किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए, और इस प्रकार इसका लाभ किसानों को प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विप्लव कुमार देव, माणिक साहा, माणिक सरकार या दशरथ देव? अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर आपके सामने है ऑप्शन बी, माणिक साहा। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने माणिक साहा। 14 मई 2022 को त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, इसलिए उनके स्थान पर माणिक साहा, जो त्रिपुरा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें 15 मई 2022 को त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा दिलाई गई। अब त्रिपुरा के 10वें मुख्यमंत्री बाईं ओर विप्लव कुमार देव हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। 9 मई 2018 से 14 मई 2022 तक ये अपने पद पर रहे। और दाईं ओर है त्रिपुरा के वर्तमान 11वें मुख्यमंत्री माणिक साहा, और ये 15 मई 2022 से अब तक हैं, और ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में हैं, थे वर्तमान में। 25वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है कुवैत, यमन, संयुक्त अरब अमीरात यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या सऊदी अरेबिया। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इनका आगे वर्णन देखिए। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं और अबू धाबी के शासक हैं। इनका जन्म हुआ था 11 मार्च 1961 को अल एन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। इस समय ये 61 वर्ष के। 26 जनवरी 2017 में गणतंत्र दिवस पर ये भारत के मुख्य अतिथि बने थे। उस समय ये अबू धाबी के शहजादे थे और यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फौज के सर्वोच्च उप कमांडर थे जब ये भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे 26 जनवरी 2017 को।